दोनों चैप्टर चल रहा है डी ब्लॉक और डी ब्लॉक में आपको करना है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो डी ब्लॉक में दोस्तों आपको करना है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर की मीनिंग क्या है दोस्तों? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं करते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो सकती है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो सकती है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो सकती है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो सकती है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो सकती है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो सकती है, +7 हो सकती है और प्लस इस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि सोडियम में ठीक है +1 है तो है, जैसे बेरियम की +2 है तो है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल, उनकी कोई फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। कहीं पर +2 होती है तो कहीं पर +4 हो सकती है, कहीं पर +6 हो सकती है, कहीं पर +7 भी हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कह देते हैं। अब दोस्तों मैटर ये आता है, यानी जो सीबीएसई बोर्ड है या नीट है या फिर आईटी है या फिर जेईई मेन है, इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की का रीजन पूछ रहा है, क्या कॉज है, क्या किस वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है और पर्टिकुलर किस एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आखिर स्कैंडियम की क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है या फिर मैंगनीज की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, इस सबको पूछा जाता है। तो दोस्तों ये आपके लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है और आप नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फ्रांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कई जगहों पर आ सकता है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें देखना है कि आखिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह क्या है और किस पर्टिकुलर एलिमेंट की कौन कौन सी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं। तो दोस्तों चलिए आप चलते हैं कॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर की कॉज क्या किस वजह से आखिर हो जाती है दोस्तों? इसके लिए आपको फिर वही पुराना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चलना पड़ेगा, फिर पुराने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चलना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखना पड़ेगा कि आखिर वहां पर ऐसा क्या चालू हो जाता है, क्या हो जाता है। आप चलिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम बनाते हैं तो हम n+l रूल के बेस पर, n+l रूल बेस्ड अबाउ फिलिंग करते हैं, n+l रूल बेस्ड अबाउ फिलिंग करते हैं। और जब n+l रूल बेस्ड अबाउ फिलिंग करते हैं दोस्तों, तो इसमें गलती क्या होती है, इसमें जो मिस्टेक कर देते हैं हम, मिस्टेक क्या कर देते हैं या इसकी ड्रॉबैक क्या होती है। मिस्टेक होती है दोस्तों, हम प्रोटॉन्स को कंसीडर नहीं करते, प्रोटॉन्स आर नॉट कंसीडर्ड, इनको हम कंसीडर करते ही नहीं है। आप देखो ना यहाँ साफ साफ लिखा है n+l, नहीं बताओ प्रोटॉन है, नहीं लिखा हुआ है ना। और फिर हम क्या करते हैं, हम करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p फिर 4s और 3d, इस तरह से करते चलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे करते रहते हैं, इस तरह से चलता रहता है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस तरीके से दोस्तों चलता रहता है। तो अब इसमें पंगा मैंने बता दी, मिस्टेक करती है, हमने क्या कर दी है, मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक करी है, हमने प्रोटॉन्स को लिया ही नहीं, प्रोटॉन्स को कंसीडर किया ही नहीं। तो दोस्तों हमें प्रोटॉन्स को कंसीडर करना पड़ेगा, हमें प्रोटॉन्स को कंसीडर करना पड़ेगा। बिना प्रोटॉन्स के कंसीडरमेंट के कुछ काम होने वाला नहीं है।
प्रोटॉन्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब हम प्रोटॉन्स को ले लेते हैं, यानी कि जब हम ये कह देते हैं कि एनर्जी इज फंक्शन ऑफ जेड, जब हम प्रोटॉन्स को भी ले लेते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हम कह देते हैं कि एनर्जी डिपेंड करती है, एनर्जी डिपेंड्स ऑन ई डिपेंड्स ऑन जेड, आल्सो डिपेंड्स ऑन जेड, हम कह देते हैं आल्सो डिपेंड्स ऑन जेड। अगर हम कह देते हैं तो फिर कहानी क्या होती है, 1s2s2p 3s3p, ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से, और 3d4s हो जाता है, फिर ये हो जाता है दिस इज नॉट आपका फीलिंग, ये आपका फीलिंग नहीं है, ये आपका फीलिंग नहीं होती है। लेकिन दोस्तों इसमें परेशानी है, अभी भी प्रॉब्लम बच गई। अब क्या प्रॉब्लम बच गई, यहां क्या मिस्टेक हो गई, यहां पर मिस्टेक हुई तो हुई क्या, यहां पर मिस्टेक क्या होगी, यहां पर हमने सील्डिंग नहीं लिया दोस्तों, सील्डिंग इज नॉट कंसीडर्ड, सील्डिंग इज नॉट कंसीडर्ड, ये मिस्टेक हो गई, सील्डिंग को नहीं लिया गया, सील्डिंग को कंसीडर किया ही नहीं गया। तो फिर क्या, जब हमने सील्डिंग को भी कंसीडर कर लिया तो हम कह रहे हैं एनर्जी इज फंक्शन ऑफ जेड एस्टिक, हम कह रहे हैं कि जेड एस्टिक पर डिपेंड, जेड एस्टिक क्या है यार, मैंने बता दिया है, जेड माइनस सिग्मा, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दोस्तों। और दोस्तों जब हमने ये सब कहा है, जब इस चीज को हमने कहा है, तो अब इसका प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन हो चुका है, ये प्रैक्टिकली वेरीफाइड है, यानी कि इसका प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन हो चुका है, ये प्रैक्टिकली वेरीफाइड है, यानी इसको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह से, कौन से इंस्ट्रूमेंट से, स्पेक्ट्रोस्कोपी से चेक कर लेते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, किस तरीके से वेरिफिकेशन होता है उसका, स्पेक्ट्रोस्कोपी से चेक हो जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये ध्यान देना है ये प्रैक्टिकली वेरीफाइड। दोस्तों अब इन तीनों चीजों को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन तीनों को। तो दोस्तों यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, यहां पर दोस्तों हम एनर्जी लिख लेते हैं, एनर्जी लिख लेते हैं ई, क्या लिख लेते हैं, एनर्जी ई लिख लेते हैं, यहां पर दोस्तों हम एनर्जी लिख लेते हैं ई को, यानी कि यहां पर एनर्जी लिख लेते हैं। और अब हमें क्या देखना है, 4s3d, ये आपके पास 4s है और ये दोस्तों 3d है, ये एनर्जी 4s की है, ये एनर्जी 3d की है। मुझे रद्द करना पड़ेगा थोड़ा सा, वरना पता चला कि ये ज्यादा ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। ये कब है, ये कब है बताओ दोस्तों, ये कब होगा, ये N+L रूल आपका फीलिंग है, ये N+ रूल आपका फीलिंग है, आपका रूल के अकॉर्डिंग फिल किया जा रहा है, N+L रूल आपका फीलिंग है। ये वाला केस है, ये वाला केस है दोस्तों। अब आगे क्या करना है, आगे चले, जब आगे चले दोस्तों तो क्या हुआ, कुछ ऐसा चालू हो गया, ये दोस्तों 3D यहां आ गया और दोस्तों 4s यहां आ गया, यानी ये यहां आ गया और ये यहां पर चला गया। कैसे गया दोस्तों, आज बताया है, यहां पर हमने z को ले लिया,
यहां पर हमने कहा है E इज फंक्शन ऑफ z। दोस्तों थोड़ा सा और चले आगे, जब दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ऐसा कुछ सिस्टम आ गया है, इस तरीके से कुछ डेवलप हो गया है, ऐसा कुछ सिस्टम आ गया है। यहां पर 3D आ गया है, यहां पर 4s। एनर्जी गैप बहुत कम है, एनर्जी गैप बहुत कम है, गैप बहुत कम है। तो दोस्तों पूरा कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों? रिजल्ट क्या निकल करके आया है सामने? रिजल्ट क्या निकल करके सामने आया है कि 3D4s एनर्जी गैप इज वेरी लेस, या फिर हम कह सकते हैं 3D4s इज कंपेरेबल, ये कंपेरेबल है, इनका एनर्जी गैप बहुत कम है। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में ये ग्राफ आता है, ये कॉन्सेप्ट आती है, फिर मैं अब चलता हूं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। दोस्तों चलते हैं हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ कि कहां पर किसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कैसे है, उसकी तरफ मैं ले चलता हूं आपको। दोस्तों फिलहाल मैं P4 को डिस्कस करूंगा। P4 का मतलब है पीरियड 4 के P ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों P4 में पीरियड 4 में जो पीरियड 4 है स्कैंडियम है 21, टाइटेनियम है 22, वेनेडियम है 23, क्रोमियम है 24, Mn है 25, Fe है 26, कोबाल्ट है 27, निकेल है 28, Cu है 29 और Zn है दोस्तों 30। दोस्तों इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बैठता है? 4s2 3d1 या 3d1 4s2 3d1 4s2 ऐसा बैठता है दोस्तों। इसका क्या आता है 3d2 4s2। आप देखो इसका क्या बैठेगा 3d3 4s2। इसका क्या आता है दोस्तों? ये आता है 3d5 4s1। इसका आता है 3d5 4s2। अब दोस्तों पहले इतनों का डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये Sc+2 हो गया और क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3d1 आ गया। एक ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहां से मिल गई, ON +2 मिल गई, फिर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो स्कैंडियम +3 आ गया। अब दोस्तों यहां ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपके पास +3 मिल गई, तो आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलके तैयार हो गई हैं। और दोस्तों स्कैंडियम इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करता है। अब मेरे दोस्तों हम आगे चलते हैं, यहां चलते हैं। तो यहां पर इन 2 इलेक्ट्रॉन पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, फिर इसे निकाला, इन 2 को निकालते हैं, निकाल दो तो टाइटेनियम क्या आता है दोस्तों
+2 आता है और 3d2 आता है। एक निकाल दो तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी। लो इसे मार्क कर लो। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालो, एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो Ti +3 हो गया, ये 3d1 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गई। अब जो बाकी बचा है उसे निकाल दो। तो ये दोस्तों Ti +4 आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर ये दोस्तों +4 आ गई। इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की पॉसिबिलिटी बनकर के तैयार हो गई। यहां चलिए दोस्तों इसे निकालो, इसे निकाला तो क्या आया दोस्तों, V+2 आ गई, कोई बात नहीं। यहां से निकालो तो V+3 आ गई, फिर निकालो तो V+4 आ गई, फिर निकालो तो V+5 आ गई। यहां पर क्या हुआ, 3d3 हुआ, यहां पर 3d2 हुआ, यहां पर 3d1 हुआ, यहां पर 3d0 हो गया। कितना अच्छा सिस्टम है दोस्तों। यहां पर चलिए तो यहां से इलेक्ट्रॉन पहले निकालना पड़ेगा आपको। तो ये आप पास Cr+1 आ गया, ये 3d5 आ गया। फिर यहां से निकाला तो Cr+2 आ गया, 3d4 आ गया। फिर निकाला Cr+3 आ गया, 3d3 आ गया। फिर निकाला Cr+4 आ गया, 3d2 आ गया। फिर निकाला Cr+5 आ गया और दोस्तों 3d1 आ गया। फिर निकाला तो Cr+6 आ गया, 3d0 आ गया। बात खत्म। अब दोस्तों यहां चलो, पहले इसे निकाल दो तो क्या आया, इसे निकाल दिया, Mn+2 आया और 3d5 आया। फिर निकाला Mn+3 आया और 3d4 आया। फिर निकाला Mn+4 आया और 3d3 आया। फिर निकाला तो Mn+5 आ गया, 3d2 आया। फिर निकाला Mn+6 आ गया, 3d1 आ गया। फिर निकाला Mn+7 आ गया और 3d0 आ गया। दोस्तों ये आपके सामने है। यहां सिस्टम क्या आता है दोस्तों, साइज बहुत छोटा हो जाता है इनका, वेरी स्मॉल साइज या स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल पड़ जाता है। ये दोस्तों क्या है, 3d6 4s2 है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या आ गया, Fe+2 आ गया, 3d6 आ गया। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक, तो Fe+3 आएगा दोस्तों, 3d5 आएगा। आगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, रीजन बता दिया, कॉज बता दिया, स्मॉल साइज। यहां पर ले आओ दोस्तों इसे। तो ये जो कोबाल्ट है ये क्या है दोस्तों, ये जो कोबाल्ट है ये 3d7 और 4s2 है। तो दोस्तों 4s2 में आप क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कोबाल्ट+2 हो गया, और जब कोबाल्ट+2 हो गया तो 3d7 आ गया। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कोबाल्ट+3 हो गया, और क्या आ गया दोस्तों, 3d6 आ गया। यहां पर चलिए इसके पास ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो निकेल+2 आ गया, और ये 3d8 आ गया। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, निकेल+3 आ गया, 3d7 आ गया। दोस्तों इसका क्या है, कॉपर का, ये दोस्तों 3d10 4s1 है,
एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो दोस्तों तो Cu+1 आएगा, Cu+1 आएगा और 3d10 आ जाएगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो Cu+2 और 3d9 आ जाएगा। इसका क्या है दोस्तों, 3d10 4s2 है, दो इलेक्ट्रॉन निकालो दोस्तों तो Zn+2 आ जाएगा, 3d10 आ जाएगा और कुछ नहीं होता। तो दोस्तों रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट्स क्या मिले, रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, 8 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियड 4 इज +2। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट क्या है दोस्तों, जरा दूसरे रिजल्ट पर भी चलिएगा, जरूर चलिएगा। जो Cu है, सॉरी जो Cr है वो +1 शो कर रहा है और जो कॉपर है वो +1 शो कर रहा है। तो क्रोमियम की +1 है और कॉपर की +1 है। मोस्ट कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन वो +2 है और ये दो ऐसे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आयरन वाला ग्रुप है, आयरन वाला ग्रुप, आयरन ग्रुप में बहुत नीचे चलेंगे जब आप तो एक एलिमेंट आता है ओस्मियम। ओस्मियम जो होता है, ओस्मियम की +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाती है। ओस्मियम, ओस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक जाती है। तो ओस्मियम जो है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है। कंपाउंड भी सीख लीजिए, OsO4, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, OsO4। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज होता है, किसमें, सिन एडिशन में, सिन एडिशन टू एल्कीन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस पर मिल जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस पर, मैं थोड़े से क्वेश्चंस की बात करता हूं आपको कि किस तरह से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। हम बात करते हैं वैनेडियम। तो वैनेडियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट मिली है, +2 मिली है और क्या मिली है, +3 मिली है और क्या मिली है, +4 मिली है और क्या मिली है, +5 मिली है। अगर इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं रिप्रेजेंट हो, जैसे VO4, इसे हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो जाती है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। V2O5 ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाती है, +5 तो है ना इसकी। तो इस तरीके से कौन सा ऑक्साइड, कौन सा कंपाउंड पॉसिबल है, कौन सा कंपाउंड, कौन सा ऑक्साइड नहीं पॉसिबल है, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। दोस्तों फिर मैं एक छोटी सी समरी देता हूं, ये केवल मैंने P4 का समझाया है। P5 से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली इजी है, P6 से इलेक्ट्रॉन निकालना और भी आसान काम है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस P4 यानी पीरियड 4 से ही आते हैं, इसीलिए मैंने आपको पीरियड 4 समझा दिया। समरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि हाँ, जब जेट इफेक्टिव लगता है, जब शील्डिंग लगती है, तो आखिर किस तरह से काम होते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करेंगे और फिर जो है
3D से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स।